बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, कुर्रुलुश उस्मान की किस्त नंबर 89 देखकर यूँ लगा कि जैसे कुर्रुलुश उस्मान का तीसरा सीज़न ख़त्म हो चुका और ये अलविदाई किस्त थी, क्योंकि जिस तरह कई किरदारों का खात्मा किया गया और कई मामलात को वाइंड अप किया गया, इसे देखकर यही महसूस हो रहा है। उधर साल्तूक ऐल्प का किरदार का भी खात्मा हो गया। तो बहरहाल आज की वीडियो में किस्त नंबर 79 के बारे में हल्का फुल्का तबसरा होगा और अगली किस्त के आने वाले वाकयात पर भी बात होगी। सबसे पहले हम साल्तूक ऐल्प का किरदार खत्म होने की बात करें तो इस बारे में जो लोग ये कह रहे हैं कि साल्तूक ऐल्प की तारीख़ वफ़ात नामालूम है, तो इसलिए अगर ये तारीख़ी किरदार ख़त्म हो भी गया तो कोई मसला नहीं, तो वो लोग इसके साथ साथ ये तारीख़ी हकीकत भी याद रखें कि साल्तूक ऐल्प और गाजी के साथ मिलकर भी लड़ते रहे थे। और तारीख में मौजूद है कि एक बार उस्मान गाजी जब स्कारिया की मुहिम पर गए थे, तब अपनी सल्तनत का इंतज़ाम साल्तूक ऐल्प के ही हवाले करके गए थे। तो इस तारीख को सामने रखते हुए महमद बोज़दैग ने बड़ी होशियारी से काम लिया और आयगुल का बेटा, जिसका नाम उस्मान ने काई रखा था, इसे जैरकुताई के जरिए काई साल्तूक ऐल्प का नाम दे दिया। और मैंने पहले भी कहा था कि महमद बोज़दैग तारीख़ी ऐल्प्स के नाम तब्दील करके बड़ी जहानत वाला काम करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आक्चा कोजा का किरदार हमारे सामने पेश किया और फिर इसे आक्चा चौबान का नाम देकर ख़त्म कर दिया। तुर्गुत ऐल्प को बदलकर तुर्गुत बे कर दिया और अब साल्तूक ऐल्प का नाम बदलकर काई साल्तूक हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब साल्तूक ऐल्प, अलाउद्दीन और ऑरहान गाजी आपस में तकरीबन हम उम्र होंगे और इसके साथ साथ वो आपस में ऐसे ही बेहतरीन दोस्त होंगे जैसे दुर्रुल एर्तुगरुल में एर्तुगरुल गाजी का तुर्गुत और बामसी दोस्त था और कुर्रुलुश उस्मान में उस्मान का सबसे बेहतरीन दोस्त बुरान था। उधर इब्राहिम फ़की का किरदार, जो कि आर्जी तौर पर कुर्रुलुश उस्मान में शामिल किया गया था, इसे मंगोलों के लिबास में यरूशलेम भेज दिया गया और अब बर्किन बे अंडर कवर ही रहेगा। ऐसा लगता है कि अगली किस्त से एक टाइम जंप आएगा और अभी ये वाजे नहीं है कि ये टाइम जंप कितने अरसे का होगा। तारीख़ी तौर पर तो एनागोल की फतह के मौके पर ऑरहान गाजी 17 साल के थे, लेकिन यहाँ महमद बोज़दैग शायद 4 या 5 साल का टाइम जंप दें। इससे पहले भी ऐसा ही एक छोटा सा टाइम जंप हम कुर्रुलुश उस्मान के तीसरे सीजन के आगाज में देख चुके हैं। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि कुर्रुलुश उस्मान का तीसरा सीजन खत्म हो चुका है, तो उन्हें मैं ये क्लियर कर दूं कि तीसरा सीजन खत्म होने में अभी 11 सात बाकी रह गई हैं, क्योंकि 100 किस्तें पूरे होने पर तीसरे सीजन का इख्तिताम होगा और लगता यही है कि इन 11 सात में एनागोल फतह करने की कोशिश करवाई जाएगी। और वैसे अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आया निकोला का किरदार काफी लंबे अरसे से चल रहा है और अब मद्दाह बोर होना शुरू हो गए हैं। वो नई फतुहात के साथ साथ कहानी को आगे बढ़ता भी देखना चाहते हैं। और नाज़रीन इकराम, इसी टाइम जंप की वजह से अगली किस्त का ट्रेलर भी अब तक रिलीज नहीं किया गया कि पहले पुराने किरदारों से जान छुड़ा ली जाए, फिर अगली किस्त की कहानी पर फोकस किया जाएगा। मद्दाहों को बर्किन बे और इब्राहिम फ़की वाली कहानी और किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, इसलिए काफी तब्दीलियों की उम्मीद है। महमद बोज़दैग किस्त नंबर 79 में किलिंग मोड में नजर आए और एकदम कुर्रुलुश उस्मान से 4 बड़े किरदारों का खात्मा कर दिया गया, यानी कि कॉर्नेलिया, आया निकोला का सिपा सालार, माइकल कोसिस का सिपा सालार और साल्तूक ऐल्प। और दूसरी तरफ निकोला को बिल्कुल तन्हा कर दिया गया है, क्योंकि निकोला के साथ अब तो ना तो बाज़ंतीनी एम्परर है और ना कोई बाज़ंतीनी तकफूर बचा है और इब्राहिम फ़की भी उसका साथ छोड़कर चला गया है। और मौजूदा सूरत हाल में आया निकोला सुल्तान मसूद और एम्परर के दरमियान सुलहनामे के बाद बिल्कुल अकेला रह गया है और अब उस्मान आसानी से उस पर हाथ डाल सकता है। और जिस तरह तारीख में मौजूद है कि एनागोल कला तुर्गुत ने फतह किया था, तो सुलहनामे की हथकड़ी उस्मान के हाथों में है, लेकिन तुर्गुत इससे आज़ाद है। तो तारीख के मुताबिक एनागोल तुर्गुत के हाथों ही फतह होगा और उस्मान में वो कला तुर्गुत को उस फतह के बाद दे देंगे। वैसे तो नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक में जितने भी अक़सात आ रही हैं उन सब की रेटिंग डाउन है, लेकिन कुर्रुलुश उस्मान की रेटिंग मुसलसल कई हफ्तों से डाउन हो रही है और मेरे ख्याल में पिछले 4 अक़सात से कुर्रुलुश उस्मान की रेटिंग गिर रही है, जो कि महमद बोज़दैग के लिए सोचने का मकाम है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, सीज़न 3 का आगाज़ जिस धुआंधार और शानदार तरीके से हुआ था वो आप लोग भी जानते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे अभी भी पहली किस्त की पानी की जंग याद है कि कितने बेहतरीन तरीके से शूटिंग की गई थी, कि जिसने बारबरसलार के शायकीन को भी मजबूर कर दिया था कि वो एहतजाज करें कि जब पानी और समुंदर के मुतल्लिक ड्रामा दिखाया जा रहा हो तो सिनेमाटोग्राफी भी वैसे ही होनी चाहिए। फिर जिस तरह कुर्रुलुश उस्मान के सीज़न 3 में तारीख़ी किरदार आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते गए, तो उन्होंने इस सीज़न का मज़ा दोबाला कर दिया। माइकल कोसिस लाजवाब अदाकार, लाजवाब परफॉर्मेंस। तुर्गुत पे ठीक है मगर ना होने से बेहतर है।
پھر کونو ریلپ ایک زبردست کردار اور اسی حساب سے ایک زبردست اداکار، اور پھر آکچا کوجا کا کردار جسے جب ختم کرنے کا فیصلہ ہوا تو آکچا چوبان بنا دیا گیا، لیکن ایک ذہانت اور مہارت سے بھرپور کردار کہ اب تک ایسا کردار کسی اور تاریخی ڈرامے میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس کے علاوہ سیزن 3 میں منگولوں کی انٹری اور گہاتو کا دوبارہ آنا، سلجوقی سلطنت پر فوکس اور عالم شاہ کا بہترین کردار وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عالم شاہ کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ڈرامے پر رائٹرز کی گرپ نہیں رہی، اور سالتو کیلپ کو کرولش عثمان کے تمام بڑے اداکاروں نے انسٹاگرام پر گڈ وشز کے ساتھ خدا حافظ اور بیسٹ آف لک کہہ دیا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب یہ لگی کہ قبیلے میں آ کر قبیلے والوں کے سامنے سالتو کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اور کورنیلیا کے مرنے پر خوشی سے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سالتو کیلپ کے جنازے کا سین بھی دکھایا جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے ڈرامہ بورنگ لگنے لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں ناظرین کرام، جنازے کا یا دفنانے کا تھوڑا بہت سین تو ضرور دکھانا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک ڈرامہ اسلامی روایات پر بنا رہے ہیں جس میں آپ کافی حد تک اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے سین کی ضرور جگہ نکالنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور ناظرین اکرام، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کرولش عثمان کی آنے والی قسط میں اب کون کون سے نئے کرداروں کی آمد متوقع ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ شیخ حیدر علی اس قسط میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے؟ حالانکہ سلطان مسعود کے ساتھ میٹنگ میں عثمان کے ساتھ شیخ حیدر علی کو بھی ہونا چاہیے تھا، اور لگتا ہے کہ شیخ حیدر علی کا کردار ختم تو نہیں کیا گیا، مگر انہیں دکھایا نہیں جائے گا، اور اگلے سیزن میں یا اسی سیزن کے آخر میں شیخ حیدر علی والی ڈیوٹی درسن فقی ادا کریں گے۔ تو ایک تو درسن فقی اور بالا کی بہن اس ڈرامے میں نئی انٹریز ہوں گی، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم کردار جس کے بارے میں کئی اقساط میں بار بار بات ہو چکی ہے، وہ ہے آق تیمور، جو کہ گندوز اور عائشہ خاتون کا بیٹا ہے، کیونکہ اس قسط میں بھی عائشہ خاتون نے آق تیمور کا ذکر کیا ہے، اور میرے خیال میں آنے والی اقساط میں آق تیمور کی انٹری ہو جائے گی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آئے دگدو کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، جو کہ گندوز کا دوسرا بیٹا تھا اور آق تیمور کا چھوٹا بھائی تھا۔ تاریخی حساب سے اس وقت آق تیمور کو 20 سال کا ہونا چاہیے، جبکہ آئے دگدو جو کہ 1284 میں پیدا ہوا تھا اور جس کی وفات 1302 میں ہوئی تھی، تو اگر ڈرامے کے حساب سے علاؤدین 1290 میں پیدا ہوا ہے، تو اس وقت آئے دگدو جس کی عمر اس وقت 6 سال بنتی ہے، تو اسے اس وقت اپنی والدہ عائشہ خاتون کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ محمد بوزدیگ اس معاملے میں بھی کرولش عثمان کی کہانی کے حساب سے کوئی اور سیٹ اپ دکھانا چاہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ کرولش عثمان کا سیزن 2 ساوچی بے اور ان کی فیملی کے بارے میں تھا، تو سیزن 3 میں گندوز، عائشہ اور ان کے بچوں کو فوکس کیا جائے گا۔ تو گندوز کو تو نیگیٹو طریقے سے پچھلی کئی اقساط میں فوکس کیا جا چکا ہے، تو اب گندوز کے بچوں کی باری ہے۔ اب دیکھنا باقی ہے کہ انہیں کس قسم کے کردار دیے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔